हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। दोस्तों, आज हम गुरु और चेला पाठ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसके उद्देश्य को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैंने गुरु और चेले के ऊपर जो पाठ की एक वीडियो बनाई है, उसके सार की समरी की। तो उसको जब आप पढ़ेंगे ना, तो मैंने उसमें आपको बहुत ही आसानी से बनाया बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ लिखूँगा तो थोड़ा ये लंबा हो जाएगा चैप्टर पीडीएफ, इस वजह से मैंने। ठीक है दोस्तों, तो वैसे भी जब आप वो पूरा पाठ जो मैंने पढ़ा है ना अपने शब्दों में, उसको पढ़ोगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो टके की बात में क्या कह रहा है भाई, देखें। टका पुराने ज़माने का सिक्का था। टका जो है ना, वो पुराने ज़माने में चलता था, वो एक सिक्का था, मुद्रा थी। ठीक है, अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपये किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे, ये आपको बताना है। तो उत्तर ये है कि फ़ायदा गरीबों को भी सब चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा। मतलब कि फ़ायदा ये होगा कि गरीबों को सब चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा। अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाएगा। नुकसान ये होगा कि बाज़ार मंदा पड़ जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था लाचार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर लिखा है ना कि फ़ायदा ये होगा कि गरीबों को सब चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा, तो ये देखो, ये एकदम गलत होगा। क्योंकि अगर हम किसी भी सामान का अगर रेट जो है अगर 1 ही रुपये कर दें, चाहे चावल ले लो, पेट्रोल ले लो, घी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, सारी चीज़ों का रेट एक ही कर दें, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये सिर्फ उत्तर बताने के लिए, इसे आप यूज़ भी कर सकते हो अपने, जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना पेपर में, एग्ज़ाम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इससे भी अगर ज़्यादा आपको कोई अच्छा उत्तर लगता है तो आप वो भी अपने तरीके से बना करके लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है। अब हमारी भारत की करेंसी क्या है? रुपया है। ठीक है, और बांग्लादेश में टका है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। ठीक है, रुपए और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं, यानी करेंसी है। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी है? अब आपको जो है नीचे लिखे जो देश है ना, उनकी करेंसी बतानी है, उनकी मुद्राएं बतानी है। तो आइए उत्तर में देखते हैं कि सऊदी अरब की जो करेंसी है या मुद्रा है वो दिनार है। जापान की करेंसी येन है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। इटली की करेंसी यूरो है। इंग्लैंड की करेंसी पाउंड है। आइए अब अगली कविता की कहानी में चलते हैं। क्या लिखा है भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। तो दोस्तों, इसके उत्तर के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपको मैंने ऊपर कविता पढ़ाई है, तो उस कविता को आपको कहानी के माध्यम से अपने शब्दों में लिखना है, गुरु चेला का। ठीक है, कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने कविता ऊपर पढ़ाई है, उसको जा कर के एक बार वीडियो देखो और उस आधार पे कहानी लिख डालो अपने शब्दों में। आसान तो है। अब क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो और अपनी कक्षा में उसे सुनाओ? तो ये भी दोस्तों आपको अपने आप सही करना है। ठीक है, अपनी सूझबूझ से आपने और भी कहानियाँ, मतलब कि ऐसी रिलेटेड कहानियाँ आपने और भी पढ़ी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप 5th क्लास की जो हम हिंदी की ये सीरीज़ चल रही है, तो उसमें आप जो पहला क्वेश्चन है, वो जो, अरे सॉरी, जो पहला चैप्टर है लोन पोगार वाला, तो उसमें लड़की बच्चे की कैसे मदद करती है अपनी सूझबूझ से। ठीक है, उसके बिगड़े हुए कामों को बना देती है। तो अब वहाँ उसका लेकर के जो है कि आप जो है कि कहानी का आप जो है कविता अपनी कक्षा में सुना सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं 3rd में कि कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। जैसे सड़कें, बाजार, राजा का राज्य, काल। ठीक है, काज नहीं है, सॉरी, हाँ राज का, सॉरी। तो ये दोस्तों, ये असल में जो कहानी है ना, जो ऊपर नाटक है गुरु चेला, तो ये असल में एक
जो है कि भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा लिखा गया नाटक अंधेर नगरी है ना, उसमें से जो है कि ये लिया गया है। ठीक है, तो ये उसी में से लिया गया ये कविता है जो कि यहाँ पे आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है कि इस कविता को ध्यान से पढ़ के इसके कुछ वाक्य लिखने हैं, जैसे सड़के बाजार राजा का राजगाज। तो देखते हैं भाई, उत्तर में सड़कें, तो अंधेर नगरी में सड़कें चमकदार थी। ठीक है, हमने पढ़ा था। बाजार, अब बाजार कैसे थे? अंधेर नगरी के बाजार में सब चीज़ें टके सिर बिकती थी। तीसरा, राजा का राजकार कैसा था? अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था, इसलिए उसका राजकाज सही नहीं था। प्रजा बहुत दुखी रहती थी, ऐसे राजा से मुक्ति चाहती थी। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो भाई ऐसे देश को तो अंधेर नगरी कहना ही पड़ेगा ना, जहाँ की राजा मूर्ख है और टके एक ही टका शेर सबका चीज़ का दाम है कि नहीं? तो मूर्ख ही है ना। तो आइए उत्तर देखते हैं। हाँ, ऐसे देश को तो अंधेर नगरी कहते हैं, को तो कहते ही हैं, क्योंकि इस नगरी का राजा निहायत मूर्ख था। उसे यह भी पता नहीं था कि सही क्या है गलत क्या है, किसे सज़ा मिलनी चाहिए और किसे शाबाशी मिलनी चाहिए। उसके राज में प्रजा काफ़ी दुखी रहती थी और उससे मुक्ति चाहती थी। अब कविता की बात में देखते हैं भाई, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। तो अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? यदि वह राजा से परेशान थे तो उन्हें उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। तो आंसर देखते हैं कि मूर्ख को कोई भी नहीं चाहता कि वह हमेशा लोगों की परेशानी का कारण बनता रहे। ठीक है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वह मूर्ख था। उसके मरने से उनकी वर्षों की तमन्ना पूरी हुई। वह राजा की मूर्खतापूर्ण शासन व्यवस्था से बड़े दुखी थे। अब उनके दुख का अंत हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। उन्होंने ऐसा राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि यह काम आसान नहीं था। इस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उन्हें किसी योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में एकजुट होना पड़ता। ठीक है, सबको एकजुट करना मुश्किल काम होता है और यदि काम हो भी जाए तो काफ़ी समय लगता है। तो आपको तो पता ही है ना कि इसमें मूर्ख राजा को किसने जो है कि मरवा दिया? उसके गुरु ने। ठीक है, गुरु चेले में जो गुरु था ना, उसने मरवा दिया। मरवा क्या दिया? मतलब कि एक अच्छा काम किया, उसने अपनी सूझबूझ से ये काम किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि गुरु का कथन झूठ होता ही नहीं। ठीक है, ये एक वाक्य है कविता में से। तो गुरु ने क्या बात कही थी? राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरु जी ने बात कही, क्या वह सच थी? गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया या गलत, अपने चर्चा करो आपस में। अब उत्तर एक देते हैं। यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए सबसे शुभ है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा और उसके सिर पर पूरे संसार का छत्र होगा। यानी कि ये जो गुरु जी ने ये जो बात कही थी ना, ये राजा के सामने कही थी, क्योंकि वो राजा तो मूर्ख था और उसको मूर्ख बनाने के लिए और प्रजा को और अपने चेले को बचाने के लिए गुरु ने ये कहा। ठीक है, इस वजह से। अब बिल्कुल नहीं, राजा मूर्ख था इसलिए गुरु जी की बात को सच मान लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि राजा राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार में गुरु जी ने जो बात कही वह सच थी। ठीक है, तो जो गुरु जी ने बात जो कही थी ना, वो तो बिल्कुल सच नहीं थी, क्योंकि ऐसा कोई मूर्ख था ही नहीं। वो तो मूर्ख था, मूर्ख को तो कैसे भी मूर्ख बना दो। तो राजा मूर्ख था इसलिए गुरु जी की बातों को उसने सच मान लिया। अब थर्ड आंसर देखते हैं कि जो गुरु जी ने बिल्कुल सही किया। ऐसा करके उन्होंने न केवल अपने निर्दोष चेले को बचाया बल्कि उस नगरी की सारी प्रजा को भी बचा लिया। प्रजा ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति चाहती थी, उनकी इच्छा गुरु जी ने पूरी की। अब अलग तरह से देख लेते हैं भाई, क्या है इसमें। अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी?
थी बिजली और उसकी थी बदली। उत्तर, फिर से एक बार कविता पढ़ो और इस प्रश्न को स्वयं पढ़ो। मतलब आपको यह बताना है कि अगर कविता अगर ऐसे शुरू होती कि थी बिजली और उसकी थी बदली और उसकी सहेली थी बदली, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको कविता फिर से पढ़ेगी। मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या होता यदि, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती। ठीक है। राजा गुरु जी की बातों में ना आता। अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता। तो उत्तर पहला है कि उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अगर मंत्री की गर्दन जो है फंदे के बराबर होती तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया होता। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन कि राजा गुरु जी की बातों में न आता, क्यों, क्योंकि वह जीवित रहता और उसकी शासन व्यवस्था डगमगाती हुई चलती रहती, साथ ही चेलों को फांसी मिल जाती। ठीक है। अगर राजा गुरु जी की बातों में ना आता तो ऐसा होता। ठीक है। अब थर्ड जो है, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता। तो इसके लिए आपको ऊपर कविता को फिर से पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने वीडियो में कराया है गुरु चेला की। ठीक है दोस्तों। अब शब्दों की छानबीन। नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। तो यहाँ रेखा तो नहीं खींची है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क देखते हैं हम, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में। तो यहाँ क्षण के नीचे घेरा है, तो क्षण को कहते हैं क्षण। ठीक है। गुरु जी ने कहा तेज ग्वाले न भगरी, तो यहाँ पे भग के नीचे रेखा है, रेखांकित किया था। तो भग का मतलब होता है भाग। ठीक है, यानी भागना। इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी, तो यहाँ पे घनी को कहते हैं गहरी। ठीक है। ये गलती ना मेरी, यह गलती बिरानी, तो बिरानी के नीचे रेखांकित है, तो बिरानी को कहते हैं पराई। ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, तो मुहूर्त के नीचे रेखांकित है, और मुहूर्त को अगर सही से लिखेंगे तो मुहूर्त होगा। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड चलते हैं कि चमचमा चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। ठीक है। पटापट, चकाचक, पटापट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटपट। तो आंधी के कारण पेड़ से फल गिर रहे हैं, डैश में क्या भरोगे। तो आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे हैं। अब हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। आज रहमान ने झकाझक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है। उस भुक्कड़ ने चटपट सारे लड्डू खा डाले। सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए। ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों गुरु चेला के वर्ड मीनिंग शब्दार्थ को भी देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो धेला, धेला को पैसा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद डगरी, डगरी को रास्ता कहते हैं। शीश को कहते हैं सर या मस्तक। ठीक है। सुयश को कहते हैं प्रसिद्ध या शोहरत। ठीक है। पधारे का मतलब आए होता है। जब आपके घर में कोई पधारता है तब आप उनको कैसे कहते हो कि आइए आइए यहाँ पे पधारिए विराजमान। ठीक है, विराजमान होइए। अब भाजी का मतलब होता है सब्जी। हाट का मतलब होता है बाजार, जैसे कि दिल्ली हाट है तो हाट को बेसिकली हम बाजार कहते हैं। भिश्ती, भिश्ती को कहते हैं पानी भरने वाला। गफलत, गफलत का मतलब होती है भूल, यानी कि मेरे से एक गफलत हो गई है। जब चेला जो है गुरु के पास जाता है और गुरु की बात नहीं मानता और वहाँ उस नगरी में चला जाता है और फंस जाता है, तो गुरु जी के पास जाकर कहता है कि गुरु जी मुझसे गफलत हो गई। गफलत का मतलब भूल हो गई। हुक्म का मतलब आदेश देना। जल्लाद, जल्लाद वो होता है जो फांसी पर चढ़ाने वाला आदमी होता है।
जो लोगों को फांसी पर चढ़ाता है। दनादन मतलब होता है जल्दी जल्दी, शीघ्रता से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने गुरु चेला के बारे में जो है कि इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, हो आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा मेरे ख्याल से। तो दोस्तों अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना जो है कि ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।